नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक कन्वर्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक कन्वर्टर का हम लोग प्रैक्टिस से सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, अगर बोधि टेक्निकल ऐप आप डाउनलोड नहीं किए हैं, प्ले स्टोर से जाकर के बोधि टेक्निकल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पे आपको वैकेंसी से संबंधित एवं आईटीआई और डिप्लोमा का कोर्स अवेलेबल है, तो आप इस पे बोधि टेक्निकल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में किस अनुप्रयोग के लिए डीसी सप्लाई आवश्यक है? इसमें बोला जा रहा है कि डीसी सप्लाई का जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप समझ सकते हैं, पहला है प्रकाश व्यवस्था, मशीन पॉप मोटर, ठीक है, खिंचाव कार में प्रयोग, घरेलू उपकरण। तो क्या डीसी सप्लाई का जो उपयोग किया जाता है ना, प्रकाश के लिए भी किया जाता है, मशीन पॉप मोटर में भी किया जाता है, ठीक है। और खिंचाव कार के लिए कुछ का खींचना, जैसे ट्रैक्शन काम के लिए जो होता है, जैसे आप जानते होंगे कि जो रेलवे इंजन होता है उसमें क्या डीसी सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है। तो खिंचाव कार के लिए भी प्रयुक्त होता है। और घरेलू विद्युत घरेलू उपकरण के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे आप देख रहे हैं बैटरी जो होता है डीसी पे इस्तेमाल होता है, या बहुत ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो कि डीसी सप्लाई पे ऑपरेट होते हैं, ठीक है। जैसे छोटा सा डीसी मोटर होता है, या टॉय का जो जो टॉय है, टॉय में जो मोटर इस्तेमाल होता है वो भी डीसी मोटर ही इस्तेमाल होता है। तो आप इसमें कह सकते हैं चारों ऑप्शन जो है सही है। तो इसका एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन है ई नंबर है, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव आंसर है इसका ई। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। धातु शोधन के लिए निम्न में से कौन सी विद्युत धारा आवश्यक है? तो ये आप समझ सकते हैं कि धातु शोधन क्या होता है। तो जैसे आप जानते हैं कि जो धातु होता है, जैसे कॉपर है, सोना है, या जो लोहा है, ये सब जो होता है जो धरती से निकलता है, तो अशुद्धि, बहुत सारे अशुद्धि मिला हुआ रहता है। तो उस अशुद्धि से इसको अलग कर किया जाता है, उसको बोला जाता है धातु का शोधन करना। उसमें जो प्रयोग होता है ना, करंट, उसमें जो विद्युत धारा उपयोग होता है वो उपयोग होता है डीसी। कौन सा उपयोग होता है? वो उपयोग तो होता है डीसी। ये ये ऐसे समझ कर सकते हैं कि इस ये जो प्रश्न है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप धातु शोधन के संबंध में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि धातु शोधन में कौन से विद्युत धारा का उपयोग किया जाता है। इससे संबंधित एक और प्रश्न आता है कि बैटरी जो होता है ना, बैटरी चार्जिंग के लिए कौन सी विद्युत धारा उपयोग होता है? तो बैटरी चार्जिंग के लिए डीसी विद्युत धारा उपयोग होता है, ठीक है। और धातु शोधन में भी कौन सा उपयोग होता है? डीसी उपयोग होता है, ठीक है। अब इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर हम तो एसी देते हैं लेकिन डीसी देते हैं, डीसी कैसे उपयोग होता है? एसी से भी चार्ज होता है? नहीं, एसी को क्या करता है, जो हमारा इन्वर्टर है, या उसको हम बैटरी चार्जर कह सकते हैं, इन्वर्टर में बेसिकली बैटरी चार्जर लगा होता है, वो पहले डीसी को बदलता है और डीसी से बैटरी चार्ज होता है, ठीक है। तो हमारा डीसी सप्लाई जो है ना, धातु शोधन में भी इस्तेमाल होता है, और किस में होता है? डीसी में भी, सॉरी, बैटरी चार्जिंग में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन हम दो का प्रश्न का जो आंसर है वह है सी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। रोटरी कन्वर्टर का आर्मेचर गति करता है। रोटरी कन्वर्टर का जो आर्मेचर है ना, वो किस पे गति करता है? तो ये गति करता है तुल्यकालिक स्पीड पे। एनएस स्पीड जो हम लोग बात करते थे ना, ये सिंक्रोनस मोटर में, या एक अल्टरनेटर में जो हम लोग बात करते थे, एनएस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड की बात करते थे, उस स्पीड में रोटर गति जो है, रोटरी कन्वर्टर का आर्मेचर जो है गति करता है। एनएस बराबर फॉर्मूला फिर से रिकॉल कर लीजिए माइंड में। एनएस बराबर जो फॉर्मूला होता है 120 एफ बटा पी होता है, ठीक है। बाकी तीन का जो आंसर है वो आंसर है सी। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। हाँ, आपके लिए एक विशेष इन्फॉर्मेशन है कि बोधि टेक्निकल ऐप पे एक कोर्स अवेलेबल है जो कि सिर्फ 9 रुपये में मिल रहा है। आप देखेंगे जब बोधि टेक्निकल ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें जब आप कोर्स वाला लिस्ट में जाएंगे, देखेंगे एक एमआरपी जो 49 का एक कोर्स अवेलेबल है, जो कि डिस्काउंट प्राइस 29 है। लेकिन जब इसमें आप वेलकम 20 कोड का इस्तेमाल करेंगे, वेलकम 20 कोड का इस्तेमाल करेंगे, तो वो जो कोर्स है ना, वो आपको कितना में मिल जाएगा? 9 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या मिल रहा है वो आप इसमें समझिएगा कि एमसीक्यू जो है 1000 प्रश्न रहेगा।
उसमें क्या रहेगा, एमसीक्यू 1000 प्लस है, ठीक है। एमसीक्यू टेस्ट जो है ना 50 प्लस है, और उसका सॉल्यूशन जैसे अभी हम जो सॉल्यूशन दे रहे हैं ना, वो सॉल्यूशन उसमें भी अवेलेबल रहेगा, ठीक है। ये ऑफर प्राइस है, इसको आप काइंडली जल्दी से जल्दी करें, और कुछ लिमिटेड स्टूडेंट के लिए है, तो इसको आप जल्दी से जल्दी इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न। रोटरी कन्वर्टर को चालू किया जा सकता है। रोटरी कन्वर्टर को कैसे चालू किया जाता है, वो हम चालू कर सकते हैं, डीसी से भी कर सकते हैं और एसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ना सी। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जाते हैं कि जो रोटरी कन्वर्टर है ना, मान लीजिए ये दोनों तरफ शाफ्ट है, ठीक है। और इस पे क्या होता है, एक तरफ स्लिप रिंग लगा होता है, और एक तरफ क्या होता है, कम्यूटेटर लगा होता है। एक तरफ क्या होता है, कम्यूटेटर लगा होता है। एक तरफ से डीसी सप्लाई होता है, और एक तरफ से हम एसी सप्लाई दे सकते हैं। मतलब हम एसी को डीसी में बदलते हैं, और एसी देकर के डीसी लेते हैं, और डीसी देकर के एसी भी ले सकते हैं। तो रोटरी कन्वर्टर के बेसिकली ये जो है फंक्शन है। अगर आप इस रोटरी कन्वर्टर क्या है, अगर ये आप देखना चाहते हैं, तो थ्योरी वाला वीडियो जो है देख सकते हैं आप, ठीक है। उसमें सारे डिटेल्स में बात किया गया है कि रोटरी कन्वर्टर कैसे काम करता है, 3 फेज रोटरी कन्वर्टर वो कैसे काम करता है, सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर कैसे काम करता है, और रोटरी कन्वर्टर क्या होता है, वो भी बहुत विस्तार से बात किया गया है। तो यहाँ जो होता है ना, ये डीसी पे भी आपूर्ति पे भी काम कर सकता है, और एसी पे भी काम कर सकता है। इसलिए जो इसका जो आंसर है सी। चलिए आगे हम बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न। बड़े आकार के एमजी सेट, जो मोटर जनरेटर सेट है, उसमें प्रयुक्त एसी मोटर कौन सा होता है। बड़े आकार का जो मोटर जनरेटर सेट है, उसमें जो प्रयुक्त जो मोटर होता है ना, वो मोटर होता है बाउंड रोटर प्रेरण मोटर। बाउंड रोटर नहीं, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है एक्चुअली। ये इस एक ऑप्शन इसमें छूटा हुआ है। इसका जो ए आंसर है ना, ये यहाँ पे छूटा हुआ है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, ठीक है। ये जो होता है स्क्वेरल, मुझे भी लग रहा है कि कुछ कुछ समस्या हो रहा था। ठीक है, बॉन्ड रोटर नहीं होता है, स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर होता है। स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर प्रेरण मोटर होता है। मतलब इसका जो आंसर है ना, आंसर है ए। इसका आंसर कौन सा है, ए है। जो बड़े आकार का एमजी सेट होता है, उसमें जो एसी मोटर प्रयुक्त होता है, वह स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर होता है। 5 का आंसर है ए है। चलिए अब हम बात करते हैं 6 नंबर। प्रेरण सॉरी मोटर जनित सेट में 50 हर्ट्ज आवृत्ति के लिए होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कितनी स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कितनी स्पीड की बात नहीं किया रहा है, सॉरी गति, हाँ लिखा हुआ है, गति कितनी होनी चाहिए। इसका जो आंसर है ना, आंसर है सी, 1500 आरपीएम होगा, ठीक है। ये इसमें लॉजिक काम नहीं करेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा कि अगर कोई मोटर जनरेटर सेट है, उसमें उसका फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज है, तो उसका जो नॉर्मल स्पीड होगा ना, वो स्पीड कितना होगा, वो होगा 1500 आरपीएम, ठीक है। अब हम इस मतलब 6 का है सी। आगे हम बात करते हैं 7 नंबर। मोटर जनित्र सेट एमजी सेट जो है, एमजी सेट जो है से प्राप्त डीसी वोल्टेज कैसा होगा, वो होता है स्थिर होता है। मोटर जनरेटर जो सेट से जो हमारा डीसी वोल्टेज प्राप्त होता है, वो कैसा होता है, स्थिर होता है। डीसी ऐसे भी स्थिर होता है, तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है। डीसी का जो मान होता है ना, वो ऑलरेडी स्थिर ही होता है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है, थोड़ा बहुत ऐसे फ्लक्चुएट करेगा, तो उसको आप मान के चलिए कि स्थिर ही होता है। तो इसका जो 7 नंबर का जो आंसर है, 7 नंबर का आंसर है ए। अब हम बात करते हैं 8 नंबर। 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर मोटर जनित सेट की इनपुट कितनी वोल्टेज होगी, ठीक है। 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर मोटर जनित सेट की इनपुट वोल्टेज कितनी होगी, इसका होगा 415। कितना होगा, 415। इसमें आप एक चीज और नोट कर सकते हैं, ये जो 415 जो वोल्ट होता है ना, वो होता है औद्योगिक क्षेत्र के लिए। किसके लिए, औद्योगिक क्षेत्र के लिए। लेकिन जब हम घरेलू क्षेत्र में इस्तेमाल करते हैं ना, तो या तो 230 वोल्ट होता है, या 240 वोल्ट होता है। कितना होता है, ये किसके लिए होता है, घरेलू के लिए, घरेलू के लिए।
जब रेसिडेंशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं तो या तो 230 होता है या 240 होता है, ठीक है, 230 से 240 होता है। लेकिन जब औद्योगिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे तो 415। इसमें देखिए कहीं औद्योगिक या घरेलू नहीं लिखा है, लेकिन इसमें 415 है, इसलिए हम इसको आंसर करेक्ट किए 415। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आठ का है सी। अब हम बात करेंगे 9 का, मोटर जनित्र सेट। सब क्वेश्चन जो है एमजी सेट से है, क्योंकि कन्वर्टर की बात कर रहे हैं हम लोग। एमजी सेट क्या है? कन्वर्टर है, मोटर जनरेटर सेट है, ठीक है, एक प्रकार का कन्वर्टर ही है, ठीक है। तो मोटर जनरेटर सेट के लिए विशेषण सॉरी परिवेशन जो होता है तापमान तक होता है, कितना तक होता है? तो इसका जो आंसर है ना 0 से 65 डिग्री तक। इसका कितना होता है? 0 से 65 डिग्री तक। मोटर जनित सेट के लिए परिवेशन तापमान 0 से 65 डिग्री तक होता है। 9 का है आंसर सी। आगे हम बात करते हैं 10 नंबर। निम्न में से वह युक्ति जो एसी को डीसी में परिवर्तित नहीं कर सकता है, ठीक है, एसी को डीसी में परिवर्तित नहीं कर सकता है। हमारा मोटर जनरेटर सेट है, वो हमारा क्या है, एक मिनट, मेटल रेक्टिफायर तो करता है, रोटरी कन्वर्टर भी करता है, मोटर जनित्र सेट भी करता है, ठीक है। मोटर को हम क्या करेंगे, एसी देंगे, और अगर हम डीसी मोटर कनेक्ट कर देंगे, सॉरी डीसी जनरेटर कनेक्ट कर दें, तो मोटर, मान लीजिए मोटर है, ठीक है, और जनरेटर हमारा डीसी है और मोटर हमारा एसी है। तो ये क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकता है। यानी हमारा ए है और ए है, ये क्या है, एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, लेकिन कार्य नहीं कर सकता है। तो हमारा आंसर जो होगा ना, आंसर होगा एम्पलीफायर। क्यों? क्योंकि एम्पलीफायर जो है ना, एम्पलीफायर, अब पहले तो ऐसे समझिए कि एम्पलीफायर सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, जो कि क्या करता है, किसी भी वेव को क्या करता है, एम्पलीफाई कर देता है, मतलब उसका एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ा देता है या फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता है, ठीक है, उसका वैल्यू बढ़ा देता है, ठीक है। तो एम्पलीफाई बेसिकली ये करता है। तो हमारा आंसर जो है ये है, ये जो है एसी एम्पलीफायर जो है एसी को डीसी में परिवर्तित नहीं करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सा मेटल रेक्टिफायर का प्रकार है? मेटल रेक्टिफायर का प्रकार हमारा कॉपर ऑक्साइड रेक्टिफायर है। ये हमारा मेटल रेक्टिफायर नहीं है, ये हमारा क्या है, सेमीकंडक्टर रेक्टिफायर है, ठीक है। गैस ट्यूब भी हमारा मेटल रेक्टिफायर नहीं है, इसलिए हमारा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर है कॉपर ऑक्साइड रेक्टिफायर, ठीक है। मेटल रेक्टिफायर कौन सा है? कॉपर ऑक्साइड रेक्टिफायर। 11 का आंसर होगा सी। आगे हम बात करते हैं 12 नंबर। निम्न में से किस कन्वर्टर का उपयोग निम्न वोल्टेज मतलब 18 वोल्ट तक तथा निम्न विद्युत धारा 0.5 एम्पियर तक पर एसी को डीसी में परिवर्तित करने पर किया जाता है, ठीक है। कारक कन्वर्टर का उपयोग जो है 18 वोल्ट और करंट जो है 0.5 वोल्ट के लिए एसी से डीसी में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इसका जो आंसर है ना, आंसर है मेटल रेक्टिफायर। इसीलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इसका क्षमता बहुत कम होता है, इसका इफिशियंसी तो ठीक होता है लेकिन क्षमता बहुत कम होता है, क्योंकि ये 18 वोल्ट पे काम करेगा और 0.5 एम्पियर। तो इतना में हम क्या कर पाएंगे, इस रेक्टिफायर से क्या इस्तेमाल कर पाएंगे? कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हमारा जो ये है ना, ये बहुत अच्छा है, इसको हाई वोल्टेज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ये आप भी जानते हैं, एमजी सेट भी जानते हैं कि इसका भी जो इस्तेमाल है हाई वोल्टेज के लिए होता है। और मरकरी आर्क रेक्टिफायर भी होता है, ये भी हाई वोल्टेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो हाई वोल्टेज पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन मेटल रेक्टिफायर जो है वो बहुत कम वोल्टेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका जो आंसर है ना, आंसर है सी। ये समझिए कि ये जो कम वोल्टेज पे इस्तेमाल करने का एक जो इसका है ना, ये इसका मतलब डिमेरिट भी है। मेटल रेक्टिफायर का डिमेरिट है कि इसको कम वोल्टेज और कम करंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं 13 नंबर पर। किसी रेक्टिफायर उपकरण को रेक्टिफायर उपकरण को बैटरी चार्जिंग के लिए प्रयोग करना है, तो उसके लिए रेक्टिफायर का चयन किस आधार पर हम करेंगे? बोल रहा है कि कोई एक रेक्टिफायर है, उसको हमको क्या करना है, बैटरी चार्जिंग के लिए चयन करना है। तो हम इसको क्या आधार होगा, जैसे आप ऐसे समझिए
कि जब हम बैटरी मोबाइल का चार्जर खरीदते हैं तो उसमें क्या क्या ध्यान देते हैं। वो देखते हैं कि कितना वाट का है, सॉरी वाट लिखे, किलो वाट में नहीं रहेगा, वाट का है, या कितना वोल्ट का है, और कितना एम्पियर का। तीन चीज तो जरूर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो हम इसमें आंसर देखते हैं। वोल्टेज तो देखते हैं जरूर है, वोल्टेज और करंट दोनों देखते हैं, शक्ति भी देखते हैं, और ये भी हम देखते हैं एम्पियर घंटा रेटिंग। एम्पियर घंटा रेटिंग, जब हम करंट देख रहे हैं, वोल्टेज देख रहे हैं, शक्ति तो आ गया ऑलरेडी, क्योंकि पी बराबर क्या होता है, पी बराबर वी आई होता है। और जब पी बराबर वी आई है तो ये भी हो, लेकिन हमको चार ऑप्शन दिया है, चार ऑप्शन में हमको आंसर ढूंढना है। तो हम देखिए ये जो आंसर है ना, ये हमारा सभी को कवर कर ले रहा है, वोल्टेज को भी और करंट को भी। ठीक है, जब वोल्टेज और करंट आ गया तो पावर भी आ गया, शक्ति भी हो गया, वोल्टेज भी आ गया। तो इसका जो आंसर होगा ना 13 का सी, कि हम किसी भी रेक्टिफायर का जब हम बैटरी चार्जर बनाना है या उसके लिए उपयोग करना है, तो उसका जो वोल्टेज और करंट का रेटिंग जो है उस पे हम ध्यान देंगे, उसका वोल्टेज और करंट का रेटिंग क्या है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 14 नंबर। मेटल रेक्टिफायर है, मेटल रेक्टिफायर एक नॉन लीनियर डिवाइस है। नॉन लीनियर मतलब क्या हुआ, आरेखीय युक्ति। आरेखीय युक्ति मतलब हुआ ना कि अब लीनियर और नॉन लीनियर किसको कहा जाता है, मतलब रेखीय और आरेखीय किसको कहा जाता है, उसको समझिएगा। उसको समझने से सबसे पहले से समझिएगा कि मान लीजिए दो पदार्थ है, ठीक है, ये पदार्थ ऐसा है और ये पदार्थ मान लीजिए ऐसा है। ठीक है, मान लीजिए इसमें भी विद्युत धारा दिया गया, इसमें भी विद्युत धारा गया, तो ये क्या होगा ना, ये जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका रेजिस्टेंस में परिवर्तन नहीं हो रहा। मान लीजिए टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस में परिवर्तन नहीं हो रहा है, रेजिस्टेंस में परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन ये पदार्थ है जैसे जैसे टी बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस के मान भी बढ़ रहा है, मतलब इसका प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है बेसिकली। ठीक है, इसका जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रॉपर्टी नहीं चेंज हो रहा है। देखिए जो मैं ग्रीन से कर रहा हूँ, जिसमें ग्रीन से मैं कलर किया हूँ, उसका टेम्परेचर बढ़ने से करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो टेम्परेचर उसमें बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे को क्या कहता है, लीनियर बोला जाता है, लीनियर बोला जाता है, लीनियर डिवाइस। ठीक है, लेकिन नॉन लीनियर कौन सा हुआ, नॉन लीनियर हुआ कि अगर करंट का फ्लो से उसका प्रॉपर्टी चेंज होता है तो उसको बोला जाता है नॉन लीनियर। ठीक है, नॉन लीनियर तो सेमीकंडक्टर जितना भी इक्विपमेंट होता है ना नॉन लीनियर होता है। जैसे सेमीकंडक्टर में हो गया डायोड, हो गया ट्रायोड, हो गया डायक, हो गया आपका ट्रांजिस्टर, हो गया, ये क्या होता है, नॉन लीनियर होता है। मतलब इसका जो करंट का फ्लो इसमें होता है इसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमारा जो मेटल रेक्टिफायर है ना, मेटल रेक्टिफायर भी नॉन लीनियर हमारा प्रॉपर्टी रखता है। आर एक ही युक्ति है, नॉन लीनियर डिवाइस है। ठीक है, आप उम्मीद है कि ये भी आप समझ चुके होंगे कि लीनियर किसे कहा जाता है, नॉन लीनियर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ना, आंसर होगा सी, आर एक ही युक्ति है, नॉन लीनियर डिवाइस है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 15 नंबर। किस प्रकार के एसी से डीसी कन्वर्टर में क्षति कम और दक्षता अधिक होती है। ये जो मेटल रेक्टिफायर है ना हमारा, मेटल रेक्टिफायर है, इसका जो क्षति कम मतलब लॉस कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, दक्षता अधिक हो जाता है। ये इसका समझिए गुण है। एक अवगुण क्या था इसका, देखिए हम एक जगह अवगुण की बात कर रहे थे इसका, कि इसका जो वोल्टेज है ना कम कम वोल्टेज पे इस्तेमाल किया जाता है इसको। मतलब हम ज्यादा वोल्ट पे 18 वोल्ट और 0.5 जो एम्पियर है उस पे ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसका डिमेरिट था। लेकिन एक मेरिट इसका जो है ना, बहुत बड़ा मेरिट है, इसमें जो लॉस होता है ना, लॉस बहुत कम होता है। ठीक है, जिसके कारण दक्षता अधिक हो जाता है, किसका, मेटल रेक्टिफायर का, ये दोनों का तुलना में। क्यों, क्योंकि ऐसे समझिए ये स्टैटिक डिवाइस है, ये स्थिर है, इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। लेकिन मोटर जनरेटर सेट और रोटरी कन्वर्टर होता है ना, दोनों में मूविंग पार्ट होता है, घूमने वाला पार्ट होता है। तो घूमेगा तो रिएक्शन होगा, ईडी करंट लॉस होगा, हिस्टेसिस लॉस होगा। ठीक है, तो इससे के तुलना में मेटल रेक्टिफायर का जो होता है ना, इफिशियंसी ज्यादा होता है। ठीक है, तो आज का हमारा ये प्रश्न 15 नंबर प्रश्न का सेशन जो हुआ वो हुआ समाप्त। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को दोस्तों को शेयर करिए। और मेरा बोधि टेक्निकल अगर ऐप आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उस पर जो वैकेंसी से अपडेट नोटिफिकेशन है ना वो आपको मिलता रहेगा।
जैसे मान लीजिए BHEL में है, सेल में है, DRDO में है, इसरो में है, रेलवे में है, लोको पायलट का है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, चाहे यूपी का हो, राजस्थान का हो, बिहार का हो, कोलकाता का हो, मतलब वेस्ट बंगाल का हो, जितना भी नोटिफिकेशन आते रहता है ना, ये बीच बीच में हम इसका सारा एनालिसिस करते रहते हैं कि कब इसका नोटिफिकेशन आया है, नेक्स्ट कब आ सकता है, और क्या आया हुआ है, कौन सा आया हुआ है अभी वैकेंसी, और आया हुआ है तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या जरूरत है। तो ये सब सारा चीज हम एनालिसिस करते रहते हैं। तो अगर आप मेरे बौद्धिक टेक्निकल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। आज यहीं समाप्त करते हैं।